नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। और देखिए, अभिषेक तिवारी और हमारा जो पिछला शो था उसमें हमने कहा था 72 घंटे में खेल हो जाएगा। और 72 घंटे से भी शायद पहले ही हो गया। 72 घंटे लगे भी नहीं, सारा खेल पूरा हो चुका है। और अब तो बिल्कुल लग रहा है कि सब चीजें सेटल होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीजें जो सेटल हो रही हैं अभिषेक जी, ये केवल लोकसभा चुनाव तक ही सेटल हो रही हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ फिर हलचल होगी बिहार की राजनीति में। 2025 के विधानसभा चुनाव तक तो नीतीश चलने वाले हैं नहीं बीजेपी के साथ। मैंने इस सरकार को मैक्सिमम 200 दिन की सरकार कही, यानी 6 महीने कुछ दिन। इसके मेरे पास लॉजिकल कारण है सर। हम्म। देखिए तो जरा, भाजपा ने जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए वो किसको बनाया? विजय कुमार सिन्हा। मतलब भारत के इतिहास में एक मुख्यमंत्री और सभापति के बीच की जो बहस है, जो धज्जियां उड़ाई गई थी विधान सभा में, चीजों की, नैतिकता की, निष्ठा की, संविधान की, शपथ की, और नीतीश और विजय सिन्हा जी के रिश्तों में जितनी कड़वाहट थी, ऊपर से विजय सिन्हा जी घाघ संघी, जिन्होंने जिनका कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये पाकिस्तान थोड़ी है जो जहां से किसी का भी पलायन कोई करा देगा। बुलाओ एसपी कहाँ है? हम्म। अब वो डिप्टी सीएम पे है। दूसरे सम्राट चौधरी जिन्होंने पगड़ी बांधी, तो पगड़ी खुली नहीं है, उस शपथ पगड़ी ग्रहण को तो हो उस गया। पगड़ी को बिहारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वो कुछ और बोलते हैं वहाँ। मुरेठा। मुरेठा, मुरेठा, हाँ। जिसे कहते हैं ना, तो हमारी तरफ कहते हैं, यूपी में कहते हैं मुंडासा बांध लिया। हाँ बिल्कुल। तो हम्म। वो मुरेठा तो खुला नहीं। हम्म। मतलब स्पष्ट है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से कल भी 5 कांग्रेसी विधायकों से संपर्क स्थापित करने का ट्राई किया। वो वास्तव में अभी तक नॉट रीचेबल है, और हम्म। 12-13 नॉट रीचेबल है। और कल राहुल गांधी की पूर्णिया से न्याय यात्रा निकलनी है। अब हम्म। ऐसे में अगर 2/3 जो दल बदल कानून होता है उसके हिसाब से 12 की जगह 13 कांग्रेसी विधायक टूट जाते हैं और वो भाजपा में आ जाते हैं, तो नीतीश कुमार का ये जो फ्लिप वाला पैटर्न है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सामने वाले के पास मेजोरिटी ही नहीं रहे। बीजेपी की अकेले जो सीटें होंगी वो पहुंच जाएगी 93 के आसपास। अब चाह कर भी नीतीश कुमार बदल नहीं पाएंगे। और नीतीश कुमार 2024 तक है। मेरा मानना है कि शायद नीतीश कुमार ने अपने राजनीति का और रणनीति के हिसाब से, भाजपा पहले लालू प्रसाद यादव के कुनबे को निपटाना चाहती थी, और अब वो दिन आने वाला है बहुत जल्दी जहां पे नीतीश भी कंप्लीटली निपटा दिए जाएंगे। जी। नहीं, लेकिन आपने ये जो कहा है कांग्रेस वाली थ्योरी जो ये कही है, ये कांग्रेस वाली थ्योरी जो है ये, इसमें मतलब देरी क्यों है ये? अगर ऐसा था तो नीतीश कुमार को क्या जरूरत थी अपनी तरफ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के सीएम बनाती बीजेपी अपना। वो हो, देखिए कभी कभी कुछ चीजें होने वाली होती हैं, हो नहीं पाती हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉट, हद तो ये है कि अभी 48 घंटे पहले तक लगभग 40 के ऊपर अलग अलग पार्टियों के विधायक लापता थे। कुछ मिल गए, कुछ लापता है। आरजेडी भी होप कर रही है कि जो वो प्लानिंग कर रही है 5 फरवरी को लेकर के, बजट सत्र के दिन इनको सभा में साबित करेंगे बहुमत, उसी दिन हम फ्लोर टेस्ट करवाने का ये कर देंगे। और फ्लोर टेस्ट जैसे ही होगा तो हमारे संपर्क के जो जदयू के लोग हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, तो कहानी बदली जा सकती है। इसी इसी आधार पे कल तेजस्वी ने कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, 2024 में ही जदयू समाप्त हो जाएगी। मैं लेकिन भी मैंने मानता हूं एक रिकॉर्ड देखा है। मैं तो 15-17 साल से, जो नीतीश कुमार जब से भी सीएम बने हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि उनका उनका विधायक टूट के आरजेडी में गया हो या बीजेपी में। कोई एक आध चुनाव के समय टिकट विकट लेने चले जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ये टूट फूट हुई तो है नहीं आज तक। तेजस्वी यादव कभी भी ही नहीं। रहे हो। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन क्या है कि विधायक तोड़ लेना नीतीश कुमार का ऐसा कोई पैदा ही नहीं लिया इस धरती पर। नीतीश के विधायक तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री होते हुए भी नहीं तोड़ पाए थे। तो ये उस है अपने पार्टी के इसकी ऊपर क्या वजह है? ये पहले मुझे ये बताइए। आपने पिछले वीडियो में भी ये बात कही कि नीतीश का विधायक नहीं टूटता। क्या वजह है इसकी? लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं, इधर भी चले जाते हैं उधर भी चले जाते हैं। निश्चित रूप से कुछ विधायकों में इस बात को नाराजगी भी होगी। जैसे कि कुछ सांसद ये चाहते थे कि हम एनडीए में ही रहें, आरजेडी के साथ ना जाएं। इसके बावजूद भी क्यों नहीं टूटते हैं उनके सांसद या विधायक?
सर पकड़ बहुत है उनका, उनका 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 पूरा जो पार्टी चलाने का स्टाइल है, शुरू से ही वो विधायकों पे अधिक नजर रखते हैं, सरकार पे नजर बाद में रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तीसरे नंबर पे चली जाती है, और इतना कंट्रोल है कि हर विधायक ने कहां से क्या किया है, सारा कच्चा चिट्ठा। एक राजेश खन्ना की पूरी फिल्म थी, आई थिंक किस्सा कुर्सी का था या क्या, जिसमें सभी विधायक और नेताओं के फाइल थे, और जिसके आधार पर बाद में वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो वो सबके भाई, वो उस लगता है उस फिल्म से बहुत प्रभावित रहे हैं। सबका जन्म कुंडली, जन्म प्रमाण पत्र, कुकर्मों का प्रमाण पत्र। नेता अब ये सब काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो उन सबका जन्म कुंडली, प्रमाण पत्र वगैरह सब उनके टेबल के नीचे होता है, और कहते हैं बेटा राजनीति ये खत्म कर देंगे, तुम जानते नहीं हो। अच्छा, तो आपने आपने एक शुरू में जो डिप्टी सीएम वाली बात कही, दो जो बनाए गए हैं, मैं थोड़ा सा विस्तार से ये जानना चाहूंगा कि इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे जो जातीय समीकरण साधने की प्लान है बीजेपी की, वो क्या है? क्या इक्वेशन बनती है? देखिए देखिए ये तो एक मीडिया की रटी रटाई लाइन है कि जातीय समीकरण। मैं मानता हूं कि जातीय समीकरण से अलावे इतर बीजेपी का एक मैसेज था इस बार नीतीश कुमार को कि झुकेंगे हम भी नहीं। देखो जिन दो लोगों को हमने डिप्टी सीएम बनाया है वो तुम्हारे सबसे बड़े राइवल रहे हैं, और अब तुमको इनके साथ सामंजस्य और समन्वय बिठाना होगा, और उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है, इसीलिए मैंने कहा कि सरकार हार्डली 200 दिन की है। उसके बाद फ्रेश विधानसभा चुनाव बिहार में बहुत जल्दी वेट कर रहे हैं। और जातीय समीकरण निसंदेह बीजेपी को भी ये देखना है कि भूमिहार के भी वो लौ कुछ समीकरण से एक दे दिया, हालांकि मुख्यमंत्री उसी समीकरण से है तो कोई बात नहीं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी साधा है, लोग भी बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसने भी भूमिहार बनाया है, राजपूत बनाया है, दलित बनाया है, ओबीसी बीसी सारा साधा है नीतीश कुमार ने भी, और बीजेपी ने भी वही साधा है। तो राजनीति में, तो बिहार की राजनीति में कास्ट समीकरण तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूं मैसेज कन्वे करने की बीजेपी की तरफ से, वो महत्वपूर्ण है कि देखो हम इस बार सुशील मोदी को भी नहीं बना रहे हैं, तारकिशोर को भी नहीं बना रहे, रेणु देवी को भी नहीं बना रहे। मतलब ये नहीं होगा कि लचर रवैया होगा, हम भी कुछ करने आए हैं इस बार। और नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कम है अब, इसलिए क्योंकि 2 महीने के अंदर तो वो फ्लिप कर नहीं पाएंगे आरजेडी में। सीट शेयरिंग सारा फॉर्मूला, मैं नहीं मानता। लोग कह रहे हैं कि 17 सीटें देंगी, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है 12 और 13 के बीच ही जदयू को सीटें ये लोग देने के मूड में हैं। अब तो सरकार बदल गई है, अब नीतीश भी काबू में है, तो अब तो फिर देखना है कि ऐसे क्या ऐसे होता है ऐसे बिहार की कौन से राजनीति। सांसद होंगे जिनके टिकट कटेंगे जेडीयू? बीजेपी से जेडीयू से। जेडीयू के एक सांसद तो चले ही गए, सुशील कुमार सिंह पहले ही। इसके अलावे जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लाइन लगने वाले हैं। कटिहार के सांसद हैं, क्या उनकी ऐसा भी नहीं हो कंडीशन। सकता कि इनके कुछ सांसदों को कह दें कि आप बीजेपी के बैनर पर लड़ा लीजिए? समझ लीजिए कि ये, नीतीश को ये 12 ही सीटें देनी है, 5 उनके कह दें कि 5 आप हमारे सिंबल पे लड़ा लो। आदमी भी एडजस्ट हो जाएगा, और वो सांसद टेक्निकली वो बीजेपी करेगा, बीजेपी की टैली बढ़ जाएगी। अब देखिए कुल मिला के जो बातें ये है ना कि इसमें हम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमको तो बीजेपी इग्नोर 2024 में कर नहीं पाएगी, वरना सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। मेजॉरिटी मार्क से बहुत इंपॉर्टेंट परिस्थिति पे है हम की सरकार, हम का 4 विधायक। हाँ, इसलिए तो बेटे को बहुत कुछ, शपथ दिलवा दी पहले ही दिन। हाँ, बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। तो मेरा मानना है इस गठबंधन में जो सबसे बड़ी अब चुनौती होगी, जो पहले महागठबंधन की थी अब वो एनडीए की है, कि आप उपेंद्र कुशवाहा को कहां फिट करेंगे, चिराग पासवान को कहां फिट करेंगे, मांझी को कहां फिट करेंगे, नीतीश और बीजेपी कहां फिट होंगे। सो लेट्स सी कि बीजेपी की क्या रणनीति रहती है इस पे। हालांकि मेरी पूरी नजर बनी रहेगी बिहार यूनिट पे। बिहार में होने का ये फायदा तो मुझे मिल ही जाता है कि इन्फॉर्मेशन कहीं से निकल जाता है। कल व्यक्तिगत रूप से मेरी बधाई भी स्वीकार की है विजय कुमार सिन्हा जी ने। तो अच्छा लगता है कि ठीक है आपकी तो एक ऐसा तस्वीर आदमी। वायरल हो रही है भाई, विजय कुमार सिन्हा जी के साथ तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, हमने देखी है।
तो हमने भी ऐसे ही थोड़े ना 72 घंटा बोला था, हमारे सोर्स पुख्ता होते हैं कहीं ना कुछ तभी तो हम बोल पाते हैं ना। देखिए, अब विश्लेषण में सर, पत्रकारिता में ये सारा चीज तो बना के रखना ही पड़ता है, रिलेशन नेताओं से, नेता के पीए से, कि कहाँ क्या चल रहा है, खबर निकाल सके आप लोगों के लिए, ये सारा काम तो करना ही पड़ता है। तो नहीं, अभी मिलने भी जाना है, आपके शो के निपटाने के बाद फिर वहां पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। अब हर्षोल्लास का समय है, और मेरे लिए भी थोड़ा सा बिहार में की राजनीति में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में एक सहायक चीज हो जाएगी कि अपनी सरकार है। सही अपनी बात। सरकार, मैं वास्तव में बीजेपी को मानता हूं और आरजेडी को मैं अपनी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो एक कनेक्शन है ना यहाँ पे, ये है कि आपके फेस को ही अगर आप आलोचक हैं तो लोग नापसंद करते हैं, फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो जो पत्रकार के अंदर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पत्रकार को, वो इस एनडीए गवर्नमेंट में मुझे ज्यादा अच्छी नजर आती है वनिस्पत जो राजद और जदयू वाली थी। वहां पे आप सिर्फ बीजेपी का क्रिटिसिज्म करके बिहार में खुलेआम घूम सकते हैं। यहां पर क्या है, आप बीजेपी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, जदयू को भी और आरजेडी को भी, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो एक हाँ, बीइंग वो आप पत्रकार, मतलब वो कहते हैं कि मेरे लिए, फियरलेस अपना काम कर सकते हो, कोई डर भय है नहीं किसी तरह का। सही बात। हाँ, वो वाला फैक्टर है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि नहीं, आप जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, जंगल राज जाने की, हम पूरा जी जान लगा देंगे। ठीक है, वो नेता का ही एक वर्जन होता है कि हाँ ठीक है, आप इस मुद्दे को मानते हो। मैं वास्तव में मानता हूं कि बिहार की प्रगति के लिए ये कुछ दिनों के लिए आवश्यक था, क्योंकि कुछ क्राइम रेट इस प्रकार से बढ़े थे, जैसे चेन स्नैचिंग होना, बाइक कार चोरी होना, ये बैंक में डकैती डालना। तो क्या होता है ना कि ये वो क्राइम है जो डायरेक्टली कॉमन मैन से रिलेट करते हैं, कॉमन मैन असहज होने लगता है। मर्डर और इस प्रकार के, बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जगह ये इंडिविजुअल अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बढ़ रहे थे ना राजद की सरकार में, वो ज्यादा जरूरी था मिटाना मेरे लिए। तो वो ठीक है, अब मिटता है तो अब देखना यह है कि ये सरकार कितने दिन चलती है। मेरा ये मानना है कि सर 6 महीने भी बड़ी मुश्किल से खींच पाएगी, क्योंकि बीजेपी को ये अच्छे तरह से पता है कि जदयू एक डूबता हुआ टाइटेनिक है। इसके आस जब ये डूबेगा ना, तो अपने आसपास के रेडियस में बहुत लोग को डुबा के लेके जाएगा। तो बेहतर है इससे उचित डिस्टेंस उचित समय पे बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि सम्राट चौधरी की पगड़ी नहीं खुली। बाकी जातीय समीकरण जो आपने कहा वो सबने साधे हैं, बीजेपी ने भी, जदयू ने भी, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव तक है। मेरा मानना है कि अगर लोकसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी इंटैक्ट रह जाती है तो 2019 का ही रिजल्ट बाहर आएगा, और एक बार फिर से आरजेडी शिफर पे ही रहेगी। अच्छा, 200 दिन की सरकार जो आप ये कह रहे हैं, 200 दिन के बाद आप क्या देखते हैं? जेडीयू जेडीयू कहाँ है उस समय 200 दिन के बाद, आज की परिस्थिति में? अब 3 कॉर्नर फाइट हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में जब बीजेपी अलायंस तोड़ेगी, ये बिल्कुल पीडीपी होने वाला है, मैं बता रहा हूं। पीडीपी के साथ जो कुछ भी हुआ था वैसा ही रिपीट होने वाला है। और बीजेपी जब अलायंस तोड़ेगी, तो विधानसभा चुनाव जब नजदीक होंगे, तब आरजेडी प्री पोल अलायंस नहीं करेगी नीतीश के साथ। और नीतीश के साथ प्री पोल अलायंस नहीं हुआ और 3 कॉर्नर फाइट हुआ, और खत्म बीजेपी हो जाएगी। एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा है, तो फिर बीजेपी सरकार बना ले जाएगी, मैं बता रहा हूं। वो तो सीधे फिर आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा, कांग्रेस भी खत्म, बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी यहाँ। ये तो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये दो धड़े बिल्कुल। बन जाएंगे सीधे, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक हम्म। बड़ी चर्चा बहुत दिनों से ये थी, अ, बिहार के लिहाज से अगर मैं कहूँ, तो एक परसेप्शन ये था कि साहब, ये जो नीतीश का जो अभी करंट वाला फ्लिप है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मेन इसमें पहले तो ये माना जा रहा था कि तय ये हुआ था कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, आप पीएम बन जाओ। फिर दूसरी बात ये आई कि साहब, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने खासतौर से प्रॉमिस किया था कि आपको इंडी अलायंस का कन्वीनर बनाया जाएगा या चेयरपर्सन बनाया जाएगा। खड़गे जी को बना दिया गया। और केसी त्यागी का जो कल का वीडियो है, जो 6-7 मिनट वो बोले हैं इस मुद्दे पे, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे नीतीश ने उनसे कहा हो कि तुमको ये बोलना है जाके मीडिया के सामने। और ये बात सही है कि केसी त्यागी के वे निजी विचार नहीं थे, जो भी बात थी उन्हें जरूर प्लान किया गया था कि साहब आपको ये बोलना है। तो ये तो नीतीश कुमार ने तो इसमें एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव के लिए स्पेस छोड़ दिया है। लालू प्रसाद यादव पे कोई आक्षेप नहीं लगाया सीधे उधर,
तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं कही है कि गाली दे दी आदरणीय होगी। कहा। नहीं, आदर, हाँ, आदरणीय मतलब जो कहा। भी, मतलब ये दोनों ने अभी भविष्य की गुंजाइश अपनी बचाई हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 200 दिन के बाद फिर वही कहानी हो। मैं वही बोल रहा हूं कि वो कहानी में चलेंगे कैसे, क्योंकि इमीडिएट फिर विधानसभा चुनाव होने होंगे। 2021 में ही विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। 25 में। और 2000, हाँ 2000, सॉरी 2025 में ही चुनाव है। तो 2025 बहुत दूर नहीं है ना सर। ऐसे में एकदम उस समय फ्लिप मारेंगे तो देखिए, बात होती है कि नहीं, मैं नीतीश ये कह कुमार रहा हूँ कि पलटू। इस समय फिलिप क्यों, इस समय की मेन रीजन आप क्या मानते मैं हैं, बता रहा हूं, ये मैं आगे बता की रहा बता, हूं, वो मैं छोड़िए, उस पर तो हम नहीं चर्चा नहीं, कर चुके। लेकिन अभी फिलहाल जो तीनों कारण मैं बता उसमें रहा हूं। आपको क्या लगता है कि कौन सा रीजन वैलिड है? मैं आपको वो रीजन बताता हूं जो रीजन आप के सोर्सेस नहीं बता रहे। अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय सिंह, हम्म। ये लोग जब कास्ट सेंसस हुआ था उसके बाद से असहज थे। अच्छा, इनकी राजनीति का मूल जो है ना, ये तीनों सवर्ण हम्म। राजनीति से। तो एक, मेरे पास बहुत गजब की इनसाइड इंफॉर्मेशन है। कई विधायकों से नीतीश कुमार को मिलवाते रहे और ये कहा कि बताओ तुम्हारे इलाके में कौन आगे चल रहा है। वो कहता था बीजेपी आगे चल रही है। फिर किसी और को भी मिलवाते थे तो कहता था कि नहीं भाई, भाजपा का लहर है। तो कितना बताते का नहीं हो कि सर्वे में कितना सीट भी जदयू जीत रही है। तो ऐसे करके 2-3 महीने में नीतीश कुमार को बड़े बहुत आराम से इन लोगों ने कन्विंस किया कि भाई, जेडीयू के 2 से 3 अधिक सांसद नहीं जीत रहे हैं इस करंट गवर्नमेंट के साथ। और आप अब अध्यक्ष बन गए हैं, उसके बाद ये तेज हो गई थी चीजें, आप अध्यक्ष बन गए, तो आपके अध्यक्ष रहते हुए अगर जदयू बर्बाद हो जाती है तब तो ये ठीक नहीं है आपकी राजनीति के लिए। और नीतीश कुमार कन्विंस हो गया। तो मैं बोला ये कि बात ऑप्शन ये क्या बात है। सही है। मैं उनको, जो पटना में ब्यूरो चीफ हैं उसके इंडियन एक्सप्रेस के, संतोष सिंह, मैं उनको पता नहीं वो कहीं लिखा था उन्होंने या कहीं वो पढ़ा था मैंने, वो अच्छा एनालिसिस करते हैं। हालांकि थोड़ा सा तेजस्वी यादव के प्रति ज्यादा झुकाव उनका रहता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आरजेडी और जेडीयू दोनों के जो इंटरनल सर्वे थे इन लोगों ने कराए हैं, जो अब फीडबैक जैसे आप बता रहे हो उसी तरीके से, तो उसमें था कि दोनों को ही नुकसान हो रहा है इस सिनेरियो में। दोनों को नुकसान हो तो रहा है इसमें। दोनों दोनों को ही नुकसान था इस सिनेरियो में, क्योंकि लोकसभा में बिहार अलग तरह से वोटिंग करता है और विधानसभा में वही बिहारी अलग ढंग से वोटिंग करने लगा है। ये पैटर्न पिछले 4 इलेक्शन में स्पष्ट एकदम क्लियर है। अगर आप देखेंगे ना कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को उस समय 35 सीट मिली थी सर। हम्म। बहुत ही उस था पूरे मतलब बीजेपी का सर्वनाश कह लीजिए हर जगह हो गया था, लेकिन बिहार में नहीं हुआ था। तो बिहार अलग ढंग से चाल बदल चुका है और ये चाल एक दशक पुराना हो गया अब ये, और ये बदलते बदलते भी एक दशक लगेगा। ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग समझ गए थे कि ये जो कास्ट सेंसस और इसके वजह से जो राजनीति हो रही है, ये बिहार तो जला ही जाएगी। इसकी आंच बहुत दूर तक पहुंचेगी, माइट बी टचेस पूर्वांचल। दूसरा, अमित शाह के पास भी कुछ बहुत नहीं बचा था। एक आंच थी जो मंडल पार्ट 2 की राजनीति शुरू हुई थी, जिसे राहुल गांधी बार बार दूर तक लेके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले इस राजनीति का जो सूत्रधार है आरजेडी, इसको समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए कुछ दिनों के लिए फ्लिप हो जाने में बुराई नहीं है, क्योंकि ठीक है, बिहार या पूर्वांचल तक तो देखिए जातीय समीकरण और जात की राजनीति अधिक चलती है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये आग योया और बीकेयू के जो नेताओं की कुछ दिनों पहले आरजेडी के लोगों से मुलाकात हुई थी, उसके जो आंदोलन की बात होने लगी थी कि हम आंदोलन करेंगे इस नाम पे कि हमको 77%, 75% चाहिए, तो पूरे देश में आंदोलन होता। तो व्हाट इफ अगर वो आग पश्चिमी यूपी तक भी पहुंचे, राजस्थान के भी और हरियाणा के भी कुछ हिस्से में पहुंचे, लोकसभा का चुनाव है, तो ये ठीक नहीं होगा। सो लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कट इट लालू प्रसाद यादव, और उसके बाद हम बात करेंगे नीतीश का क्या करना है। जी, अच्छा, ये इसमें जो 3 महत्वपूर्ण कदम। अभी जो ये सेटलमेंट हुआ है, जिस तरह से अब सीन बना है, चिराग भी एडजस्ट, चलो सब हो जाएगा जैसे भी होगा। तो एनालिसिस में देख रहा हूँ तरह तरह के लोग इस पे कर रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादातर लोगों का जो निचोड़ निकल के आया है कि आरजेडी कांग्रेस का जो ये क्या कहना चाहिए, इसे यूपीए ही कहें, इंडिया अलायंस कहें, क्या कहें, यूपीए ही माना यूपीए जाएगा। के यूपी, हाँ, हाँ यूपीए यूपीए कहिए। कहेंगे।
तो इसे मैक्सिमम 3 या 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, या इतनी भी नहीं मिल। मैं नहीं मानता कि 4 सीट जीत पाएगी। अच्छा, मैं मानता हूं कि मैक्सिमम 2 सीट, या 2 सीट बहुत क्या, अच्छा एक तो अगर किशनगंज, और क्या? किशनगंज हो सकता है, 1 सीट और जो है वो फंस सकती है। वो मेरा मानना है कि शायद अररिया भी फंस सकती है या मधेपुरा फंस सकता है। दोनों में थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, अभी हम जब घूमेंगे तो देख लेंगे कि लेकिन कहाँ क्या पिछली फंस बार का सकता है। जो वोट वोट शेयर था, मैंने उसको उसका ब्रेकअप मैंने देखा है। 52 और शायद 31 है इनका, या 32, कुछ इतना ही था, इतना फर्क है। तो बहुत मैं भारी वही कह गैप है, रहा हूँ बीच तो में अंतर भारी है बहुत। वो बहुत भारी गैप है, और इस गैप को पाटना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो रिजल्ट वही आएगा, 38 या 39 सीट्स तक एनडीए का। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल विज्ञापन छपवाया सारे अखबारों में, अपना बहुत बड़ा के इतना मैंने काम किया। और 17 साल वर्सेस 17 17 महीने की बात है। उन्होंने कहा कि साहब, खासतौर से जो ये लेफ्ट लिबरल मीडिया है दिल्ली का, वो सब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी बहुत टैलेंटेड हैं। उनका जो ये कल का विज्ञापन है, ये दिखाता है कि वो कितने मैच्योर हो गए हैं, उन्होंने इस पे कोई मैच्योर बयान भी नहीं दिया है। बिहार का फ्यूचर है तेजस्वी, यहाँ तक कहने लगा है दिल्ली के मीडिया का एक सेक्शन तो। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि रोहिणी आचार्य, जो इनकी बेटी है, लालू जी की, मेरा तो मानना है कि उस ट्वीट ने बहुत बड़ा खेल बिगाड़ा है। उससे उससे तो एक तरह से जो खबर थी वही लीक हो गई कि अंदर चल के आ रहा है, हम्म। वो सामने खुल के सामने आ गया था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और ये जो बाकी एंटी बीजेपी जितनी भी लॉबी अब वहां पे बची है, जिसे विपक्ष कहेंगे अब, क्या वो अब लालू परिवार जो है दोबारा से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि चर्चा है कि रोहिणी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है इस बार। नहीं, आप रोहिणी को लड़ाइए, आप अपनी और बेटियों को लड़ाइए, तो लेकिन लड़ा तो उसी परिवार को रहे हैं। हम्म। सर अभी देखिए, लोकसभा में अभी पानी बहना बहुत बाकी है। हम्म। मोदी आएंगे, रैली करेंगे, और तेजस्वी यादव की मैच्योरिटी वो ठीक है निस्संदेह। अगर मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के तुलनात्मक अध्ययन करूं तो उसमें उनके ये मुकाबले तेजस्वी बहुत सही। यादव, हम्म। हाँ, बहुत निस्संदेह मैच्योर हैं। हाँ। लेकिन जो वो श्रूड पॉलिटिशियन बनने की ओर राह में जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी लोग हैं ना जो बताएंगे कि कैसे एक तमिलनाडु में बैठा बिहारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनीष कश्यप के प्रति किस प्रकार के षड्यंत्र रचता है, जेल भिजवाता है, फिर उस उनके रिटायरमेंट के बाद उनको जहानाबाद लोकसभा सीट ऑफर की जाती है। वो बड़े पुलिस पदाधिकारी रहे जिनका तमिलनाडु में बहुत कुछ चलता था, और तमिलनाडु में इसीलिए इस केस को लिया गया कि मनीष कश्यप परेशान किया जा सके। तो ये भी तो मैसेज होगा, वो भी तो अभी लोकसभा में जाएगा, बताएगा कि हाँ। ना कि किसका राज था, क्या था। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात लेफ्ट लिबरल का तो खैर, लेफ्ट लिबरल तो हर रोज दूसरे दिन अपना बाप बदल देता है। उनके लिए अब आप देखिए, अगर मेरा मानना है कुछ भी हो जाए, जितना पास आउट है 9th पास, उतनी बार तो नीतीश शपथ ले चुके हैं। और नीतीश कुमार को क्यों पलटू कहना है? आरजेडी और बीजेपी नहीं पलट रही है। हाँ। एक पांव आरजेडी ने पकड़ा था ना कि आप मत पलटिए, और जितनी बार दूसरा पांव नीतीश बीजेपी। पलटे हैं उतनी बार ये पार्टियां भी पलटी हैं, सही बात है। अपनी पार्टियां ये भी तो पलटी हैं। तो ये कहना गलत बात है कि सिर्फ नीतीश पलट रहे हैं। ये इनफैक्ट ये तो कहना ज्यादा सही है कि नीतीश कह रहे हैं कि हम कुर्सी पे हैं, हम्म। आप पलट रहे हो, हम्म। सीएम की कुर्सी पे तो वही है। तो हम्म। ये नीतीश कुमार पे लगाना ठीक नहीं है। हम्म। सिर्फ नीतीश कुमार, मैंने कहना हो कि नीतीश कुमार भी पलट रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ नीतीश कुमार पे ठीक नहीं है। आज रोहिणी जिनको कूड़ा कह रही है, उन्हीं कूड़े के साथ तो बैठ के वो नाश्ता कर रही थी ना ब्रेकफास्ट टेबल पे, फिर तब तो बड़े अच्छे थे। आज रवीश कुमार को अचानक बिहार याद आता है। मैं यहाँ 5 मिनट लूंगा सर। बड़ी जल्दी आपको बिहार याद है? 8 महीने से बिहार गायब था। जब 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और उसको मार दिया गया अभी 1 हफ्ते पहले, तब तो आप बिहार खबरों से भी गायब था। अभी दिन दहाड़े 4 दिन पहले दिन में बैंक लूट लिया। यार यूपीआई के जमाने में जो स्कैम है वो तो अब ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, लेकिन बिहार अभी भी 90 के दशक के तौर पे बैंक डकैती कर रहा है। तब तो आपको पता नहीं। अभी बालू माफियाओं के बीच गोलीबारी हुई थी और लोग मारे गए थे, आम लोग और बालू माफिया के लोग दोनों। तब तो आपको बिहार याद नहीं है। बिहार में हो रहे क्राइम पे और बिहार में जो कुछ भी 8 महीने से घटित हो रहा था उस पर बिहार याद नहीं आ रहा था।
अचानक से नीतीश कुमार को आशुतोष भी बता रहे हैं कि बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना कम है। तो 4 दिन में तो 72 घंटे की हम बात करें, 72 घंटे पहले हमने लास्ट डिस्कशन किया था सर, तो मात्र 72 घंटे के अंदर तो बिहार बर्बाद हो नहीं सकता। अरे बिहार की रवीश बर्बादी की रवीश कुमार का तो टिकट खतरे में पड़ गया ना। इस हाँ इक्वेशन में जेडीयू और कांग्रेस वाला जो कॉम्बिनेशन था उसमें तो रवीश कुमार टिकट मिल जाता, जीत भी सकते हाँ, थे। अब आपने असली बात बिल्कुल यह है कि ठीक अब वो बात बोला। लड़ भी नहीं सकते। अब तो अब चार। मोतिहारी से क्या होगा? अब तो लड़ने का भी देखिए, क्या वो जानते हैं ना कम से कम ग्राउंड रियलिटी। हम्म। उसको तो पता है ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो लड़के भी क्या होगा, मोतिहारी से लड़ भी लेंगे तो जीतना तो है नहीं। तो इससे अच्छा ना लड़े, कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लेंगे। तो ये बोलिए ना कि आपका व्यक्तिगत नुकसान हुआ तो बिलबिलाहट है। आशुतोष क्यों बिलबिला रहा है ये मेरे समझ के बाहर है। वो उसने खुद कहा था कि समाजवाद की लड़ाई चल रही है, अभी पीएम पद के दावेदार थे, और उसका 2017 का ट्वीट भी मैंने कोड किया। नेता पलटते हैं समझ में आता है हर्ष सर, लेकिन पत्रकार कैसे पलट सकते हैं? पत्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा पत्रकार की पलट जाए, इसका मतलब वो पत्रकारिता नहीं कर रहा था, वो नहीं, ये कुछ और कर पत्रकार रहा किस आपने आपसे किसने कह दिया कि आशुतोष पत्रकार है? वो तो पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, अब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। उसने तो नेहरू जी की तस्वीर अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगा ली। अगर था। नहीं नहीं अभिषेक ठीक। तिवारी या हर्ष कुमार या कोई संजय दीक्षित प्रोफाइल पिक्चर में अटल बिहारी वाजपेयी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बना ले, तो उन्हें संघी और गोदी मीडिया कहने लगते हैं ये लोग। अब हाँ इन्हें क्या कहा बस। जाएगा जब आप जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर अपनी प्रोफाइल में लगा रहे हो? तो मैं वही कह रहा था कि मैं नीतीश कुमार की राजनीति का आलोचक था, आलोचक हूं और सदैव रहूंगा, ये बात ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन जब ऐसे लिबरल मेल्टडाउन को मैं देखता हूं तो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, फिर लगता है कि नहीं, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है सर। कोई बात नहीं, बीजेपी और आरजे जदयू का सरकार बन रहा है तो कम से कम इनके अंदर का जो है उबाल जो निकल रहा है, तो उससे भी तो एक आत्मा की संतुष्टि। मैं सही बताता हूँ, जब इस प्रकार की बयानबाजी ये लिबरल लोग करते हैं तो अंदर से मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि देखो आपके लिए खुशी की एक बात पत्रकार। और बताऊं मैं, आप एक सबा नकवी पत्रकार हैं यहाँ दिल्ली में, वो हाँ 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 अक्सर हाँ हाँ। आती रहती हैं। और वो आरफा खानम शेरवानी का ही जो है वो दूसरा रूप है। बस हाँ थोड़ा सा दूसरा रूप है आरफा बिल्कुल। खानम शेरवानी जो है वो थोड़ा ज्यादा जहर उगलती हैं, वो थोड़ा सा संयमित भाषा इस्तेमाल करती हैं। उनका पता है हम्म क्या विश्लेषण है इस घटनाक्रम का? उनका हाँ। ये मानना है कि 2025 तक की तो बात छोड़ दीजिए, 2025 हम्म में चुनाव होगा बिहार का तब देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, केजरीवाल ये जेल के बाहर बचेंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। उनका तो कहना यह है कि मोदी सबको अंदर बंद कर देंगे 2025 तक। ये नहीं, नैरेटिव। बड़ा डिटेल। नहीं नहीं, नैरेटिव क्या बनना, बड़ा डिटेल और गहरा विश्लेषण है। कल ही ईडी का समन जा चुका है, राबड़ी देवी को जा चुका है, तेजस्वी को जा चुका है, लालू को जा चुका है। तो अब तो ये भी बहाना नहीं है ना लैंड फॉर जॉब स्कैम में कि भैया हम डिप्टी सीएम है, हम जा नहीं सकते। अब पूरी तरह से आप फ्री हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा, जाएंगे तो ठीक है, वरना जॉबलेस सरकार कर बदल दिया। गई है। आपने 4 लाख लोगों को जॉब दिलवाया, आपको जॉबलेस कर दिया। तो अब तो आप ये नहीं कर, नहीं नहीं सर, ये जॉब सिर्फ और सिर्फ बिहार के सेक्रेटरी के पाठक ने दिलवाया है, ये गलत बात है। वही एकमात्र ऐसा ईमानदार आदमी था जिसने बिहार में ये करके दिखाया, और के पाठक ही कर सकता था। लोगों को के पाठक के बारे में जान लेना चाहिए, उनकी कार्यशैली के बारे में जान लेना चाहिए। लोग पैरवी करा के जिस डिपार्टमेंट में वो जाते हैं ना, कहते हैं भैया इस डिपार्टमेंट से इनको हटवाइए, इतना ईमानदार आदमी नहीं चल सकता। वो आदमी खुद अपने जेब में गन लेके घूमता है, किसी के भरोसे नहीं घूमता। उसने शिक्षा मंत्री जो इनके चंद्रशेखर है, उनको यही कहा था, यही है ना जो गोस्वामी तुलसीदास को गाली देता रहता था, क्या है मेरे पास पैरवी करने, ऐसे ऐसे मंत्री लोग का हम सुनते हैं जी। और गेट के बाहर से भगा दिया था, 1 महीने मंत्रालय नहीं गए थे चंद्रशेखर, ये ऑन रिकॉर्ड है। और फिर भी अगर तेजस्वी को लोग क्रेडिट दे रहे हैं तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो है वो सेक्रेटरी का है, जिनका नाम है वो भी ब्राह्मण है। ये तो और भी जल भूनने वाली बात है लोगों के लिए, क्योंकि ब्राह्मण बात पे तो बहुत दिक्कत होता है ना। तो के पाठक उस आदमी ने पूरे बिहार में शिक्षा की कायाकल्प की है। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल जो टोटल जी। सिनेरियो अब बना है उस पे, और इसमें एक सवाल में 3 सवाल हैं, उनका आप अलग अलग से जवाब दे देना। कि जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें किसका फायदा हुआ है अभी, और किसका नुकसान हुआ है? दूसरा, इसी में ही ऐड कर देता हूं, चिराग पासवान को कैसे मनाया गया, क्योंकि चिराग पासवान को तो अभी घाटा ही घाटा है। ना तो वो मंत्री अ, रहे बेचारे,
केंद्र में मंत्री बन जाते, उनकी पार्टी भी टूट गई। और अभी सरकार का भी वो पार्ट नहीं बन रहे हैं मेरे ख्याल में। इस सरकार में तो उनका कोई रोल है नहीं, क्योंकि उनके पास तो कोई विधायक ही नहीं है, तो कहीं यहाँ भी साझेदारी उनकी नहीं हो सकती। और सम्राट चौधरी, जिसने सिर पे सफा बांधा था, कि पगड़ी बांधी थी कि मैं नीतीश को हटाकर ही खोलूंगा, तो वो उनके डिप्टी सीएम बन गए। तो किसे नफा नुकसान हुआ है, किसे फायदा हुआ है, ये थोड़ा सा बताइए 3-4 मिनट के अंदर। देखिए, नुकसान एक तो आरजेडी को हुआ है, बीजेपी को हुआ है, और नफा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, जेडीयू का प्रथम दृश्य जिसको कहते हैं ना, फर्स्ट साइट में, प्रथम दृश्य में, वो बिल्कुल जदयू विन विन सिचुएशन पे निकली है। क्योंकि उसको लोकसभा में डेंट लगना तय था, लोकसभा में उसके हालात खराब थे। तो अब आप भी देखिए, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि लोकसभा के बारे में भविष्यवाणी नहीं करेंगे, अब विधानसभा के बारे में भविष्यवाणी करेंगे। तो विधानसभा में 20 सीटें दी है जदयू को। तो उनको भी पता है कि लोकसभा में बदल गया है पूरा खेल। अब चिराग पासवान वाला, तो चिराग पासवान अमित शाह से और जब जेपी नड्डा से मिल के आए थे, तो आप ये सोचिए कि उनका वैल्यू कितना है, ये समझाने के लिए एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। अपनी जेट पे बिठा करके चिराग पासवान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार लेकर के आए, उसमें लेकर के गए अपने पास सबसे आगे वाली सीट पर, जो 2-3 लोग बैठे थे उसमें चिराग पासवान को बिठाया और बताया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चिराग पासवान। चिराग पासवान को अमित शाह जी ने अश्योर किया कि आपकी सीटें कम नहीं होंगी। तो अब ये देखना है कि किसकी किसकी कम होंगी, क्योंकि चिराग पासवान उन्हें लगता है कि बहुत लंबे टाइम में अच्छा एसेट साबित होंगे इसी वजह से। अब रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी ने सफा, जिसे बोल रहे हैं पगड़ी बोल रहे हैं या मुरेठा बोलिए, खोला नहीं। तो अब लंबा है खेल, अब तो उस खेल में देखना है कि बीजेपी का भी प्लान बी क्या है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि पीडीपी जो कश्मीर में हुआ था उसका पार्ट 2 होने जा रहा है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात है। नहीं, वो टाइम तो आपने शुरू में बता दिया, 200 दिन की सरकार। आज की वीडियो का टाइटल भी यही रहेगा हमारा कि जी 200 दिन की सरकार, और लोग देख लेंगे ये 200 दिन की सरकार कैसे है। चलिए, जी, नजर बनी रहेगी इस पे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।